हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जब भी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सिर्फ एक छवि हमारे दिमाग में बनती है, और वो है द ग्रेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो यहीं से आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपको ये पूरा जनरल अवेयरनेस का कोर्स करवा रहा हूं, ठीक है ना। और ये मेरी क्लासेस रोज शाम को 6 बजे आती हैं, बाकी टीचर्स की भी आती हैं। पूरे बैच के बारे में हम लेक्चर के बीच में डिस्कस करेंगे, पर अभी फ्लो को नहीं तोड़ेंगे। सीधा शुरू करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें पॉलिटी पूछा जाता है, और पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके आर्टिकल्स, इससे रिलेटेड जितनी बातें हैं, वो सब कुछ आज के लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है, किस किस टाइप की पावर्स होती हैं, तो सब कुछ आज हम करने वाले हैं। शर्त यह है, आपको इस टॉपिक को पूरा खत्म करना है, तो ये लेक्चर आपको एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस लेक्चर के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सब एक एक करके शॉर्ट फॉर्म में लगा दिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेक्चर में। अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। फैक्चुअली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आ गया, डीपीएसपी आ गया पार्ट 4 में, पार्ट 4A में बाद में ऐड हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज, और जैसे ही पार्ट 5 शुरू होता है, वहां से शुरू हो जाता है आपका टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में द यूनियन। कौन सा टॉपिक? द यूनियन। और शुरुआत होती है इसके सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको कहां से कहां तक मिलेंगे, ये ब्रैकेट आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 के बीच में। अब इन आर्टिकल्स में एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है? इन आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, उसके ऑफिस की क्या कंडीशंस होगी, किसको रेजिग्नेशन देगा, किसके आगे ओथ लेगा, तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे। और इसका इंपीचमेंट किस तरीके से होता है। बाकी आर्टिकल्स भी इससे रिलेटेड होते हैं, पर मेजरली ये आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी आया है और आपको ये ब्रैकेट याद है, तो एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से क्वेश्चन को लगा दोगे, पर उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि भाई जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट। और इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को पहले नागरिक होते हैं हमारे देश के। अब हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें असली पावर रहती है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये एक नॉमिनल यानी नाम के हेड हैं, ठीक है ना। ये टाइट्यूलियर हेड है। ये सिर्फ एक रबर स्टैंप का काम करते हैं। कोई बिल आ गया इनके पास, ये साइन कर देंगे, तब वो बिल एक्ट बन जाएगा। पर जितने भी ये एक्शंस लेते हैं, तो वो लेते हैं प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, पर वो लिए इनके नाम पे जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की पावर्स हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के हेड के अंदर। अब देखते हैं प्रेसिडेंट के पास में और क्या पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट के पास में अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, जब वो चाहे उनको यूज कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 52 से। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी का उठा लो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एफकेट, सीडीएस, कहीं ना कहीं एक ना एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में है? ये है अनुच्छेद नंबर 52 में, ठीक है जी। 52 से क्या शुरू हो रहा है हमारा? पार्ट 5 द यूनियन। और यूनियन शुरू होते ही हम सबसे पहले उसका एग्जीक्यूटिव विंग देखेंगे। एक्चुअल पावर किसके पास होती है? ठीक है, तो आपकी सरकार के पास होती है ना, तो सरकार का ही एक पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नॉमिनल हेड होते हैं। इन्हें टाइट्यूलियर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, यानी टाइटल इनके पास है एग्जीक्यूटिव का। जितने भी काम होंगे इन्हीं के नाम पे करे जाएंगे, इसलिए इनको टाइट्यूलियर एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या फिर इनको कहते हैं डी ज्यूरे हेड, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव बोले तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम की पोजीशन होगी, वो होंगे रियल एग्जीक्यूटिव, और ये हो गए टाइट्यूलियर। तो आज के बाद आप भूलोगे नहीं। और इनको डी ज्यूरे कहते हैं, तो इनको कहते हैं डी फैक्टो, यानी फैक्चुअली फैक्ट में ये है असली राजा, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो नाम के हेड है।
ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन आर टेकन इन हिज नेम, उन्हीं के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो आर्टिकल 52 इसमें से याद रखना है, ये दो टर्म्स याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन आता है नॉमिनल हेड कौन है, आपका जवाब हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले इनका टर्म समझेंगे, टेन्योर समझेंगे, किस तरीके से ये इलेक्ट होते हैं उसको समझेंगे, फिर आएंगे इनकी पावर्स के ऊपर, ठीक है। यहीं से आपके पेपर में सवाल बनते हैं। आर्टिकल 54 बताता है, आर्टिकल 54 कहता है, 54 आर्टिकल कहता है कि देयर शैल बी एन इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया एक गणराज्य है, रिपब्लिक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, और वो पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक गणराज्य है, रिपब्लिक है इंडिया, यानी कि यहां के जो नॉमिनल हेड भी हैं वो भी इलेक्टेड पोजीशन है, वो भी हेरिडिटरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। तो प्रेसिडेंट की पोजीशन भी जो है एक इलेक्शन के थ्रू होती है, तो उसके लिए एक इलेक्शन होगा। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 54 में है। और इसका जो नेक्स्ट अगला आर्टिकल है, यानी आर्टिकल नंबर 55, पहले तो बता दिया कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होगा, आर्टिकल 55 में बताया है कि तो उस इलेक्शन का मैनर क्या होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब किस तरीके से वो इलेक्शन होगा। क्या वो इलेक्शन ऐसा होगा, क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, या डायरेक्ट इलेक्शन बोले तो क्या आप लोग वोट डालने जाते हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो तो नहीं जाते हो। आप लोकसभा का इलेक्शन के लिए जाते हो, आप विधानसभा के इलेक्शंस के लिए जाते हो, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस के लिए जाते हो, परंतु आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए वोटिंग करने नहीं जाते हो। इसका मतलब है, पर प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो रहा है, अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, और उस पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट आप लोग नहीं होते। यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट का मतलब जिसमें आप वोट डाल रहे हो, इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें आप वोट नहीं डाल रहे हो। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आपके मन में सवाल आएगा, यार अगर हम वोट नहीं डालते हैं तो एक्चुअल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट डालता कौन है, क्या कौन कौन सी बॉडीज इसमें पार्ट लेती हैं, तो उसको जान लेते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बाय वे ऑफ प्रोपोर्शनल सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, यानी कि इसमें प्रेफरेंशियल सिस्टम चलता है। जो भी इनके लिए वोट डालेगा उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, मान लिए 5 नाम है, 6 नाम है, तो उसको रैंकिंग वाइज वो लिखेंगे कि पहले नंबर पे ये होने चाहिए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो जिसकी प्रेफरेंस सबसे ऊपर होगी तो उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये एक इंटरनल तरीका है, किस तरीके से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। समझ गए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोले तो उसी प्रोपोर्शन में जिसमें उनको वोट मिले हैं। अब ये वोट डालता कौन है? इस वोट को डालने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, और कौन कौन इसके अंदर आता है, तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर कौन आता है कौन नहीं आता है। आपके पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। इन दोनों हाउसेज के मेंबर्स इस वोटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। पर लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अब आप पूछेंगे इलेक्टेड मेंबर्स बोले तो इलेक्टेड मेंबर्स वो जो इलेक्ट होके आए हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये इस इलेक्शन का पार्ट नहीं होते हैं। वैसे ही लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स हुआ करते थे 2020 से पहले, अब वो प्रावधान खत्म कर दिया। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के प्लस राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। दूसरा, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के, जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके अंदर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे, ठीक है। और क्या था ना कि 1992 से पहले ऐसा नहीं था कि दिल्ली और पौंडीचेरी की अपनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो लोग पार्ट नहीं लेते थे। पर 1992 में एक अमेंडमेंट आता है, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये पूछा जा सकता है पेपर में, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो वो पूछ लेगा। ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जिसके बाद दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटर हैं उनको भी पावर मिली वोट डालने के लिए? तो ये था 70th। कब आया? 92 में आया। इसके बाद दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो भी वोट डालेंगे। अब आपको चीजें समझ में आ गई कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के, इनके इलेक्टेड मेंबर वोट डालेंगे। तो वोट कौन नहीं डालेगा, ऐसा सवाल भी पेपर में बन सकता है।
तो वोट कौन नहीं डालेगा? जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, यानी राज्यसभा के 12 मेंबर नॉमिनेटेड, पहले एंग्लो इंडियन मेंबर्स हुआ करते थे तो वो नहीं डालते थे। उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं, कुल मिला के 6 स्टेट्स में आपको 2 हाउसेज मिल जाएंगे, जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो जो विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं, यानी जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनका एक भी मेंबर पार्ट नहीं लेता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। समझ गए? तो ये कंसेप्ट आपको आज के बाद दिक्कत नहीं देगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल नंबर 54, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 52। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। आगे चलते हैं। जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स, ये क्वेश्चन बना है पेपर में, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कुछ भी डिस्प्यूट हो गया कि यार ये इलेक्शन प्रोसीजर ठीक नहीं था, तो इसके अंदर किसका डिसीजन फाइनल होगा? ये काम होगा सुप्रीम कोर्ट का। समझ गए? ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उसमें डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट, और किसी के पास पावर नहीं होती। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी अथॉरिटी है जो इस मामले में डिसीजन लेगा। अब हमेशा इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमने बात कर ली प्रेसिडेंट होना चाहिए, हमने बात कर ली प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए, पर प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, आप एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर हो सकते हो, वो एक अलग से एक जो बनी हुई है चीजें, वो तो है ही है, परंतु ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस है जो एक प्रेसिडेंट बनने के लिए होनी चाहिए। अब आपसे पूछ ले प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कौन से आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल नंबर 58 में। आप देख रहे हो 52 से लेके 62 के बीच में सारे आर्टिकल याद नहीं करने। 52 हमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट, 54 हमने पढ़ लिया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 हमने पढ़ लिया मैनर ऑफ इलेक्शन, और 58 हम पढ़ रहे हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो पहला क्वालिफिकेशन तो यही है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई अगर इटली का है या फिर कोई फ्रांस का है तो क्या वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं इंडिया के? अगर वो यहां रहते हैं तब भी नहीं ना। जो इंडियन सिटीजन होंगे वही देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी है, याद हो गई चीज। दूसरी चीज, उनकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। समझ गए? अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ये 4 एजेस आपको याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी? तो एक कम से कम एज क्राइटेरिया। तो प्रेसिडेंट की उम्र 35 से कम होनी चाहिए। दूसरा जो उसके बाद है, उनका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वो हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा में इलेक्ट हो पाए। यानी लोकसभा के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस है, वो क्वालिफिकेशन इनको पूरी करनी होगी कि वो लोकसभा का मेंबर बन पाए। हालांकि वो लोकसभा के मेंबर होने नहीं चाहिए, पर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यही 25 साल उम्र, सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये वाली क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। जबकि वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने लायक। ठीक है? ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, और बाकी ये आपको हर पोजीशन के साथ मिलेगा। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके अंडर नहीं आना चाहिए। तो ये बेसिक सी क्वालिफिकेशन थी जो हमें आर्टिकल 58 में देखने को मिलती है। समझने में ये पॉइंट्स बहुत आसान होते हैं पॉलिटी के, पर इनको याद रखना, क्योंकि पेपर में इसी में से स्टेटमेंट बना के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए? तो आर्टिकल 58 भी हो गया। एक आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है। तो प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा, कितने साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे, ये सब आर्टिकल नंबर 56 में लिखा है। तो ज्यादातर चीजों का हमारे देश में टर्म 5 साल का होता है, इलेक्शंस 5 साल के लिए होते हैं, लोकसभा का टर्म 5 इयर्स का होता है, अनटिल इट इज डिसॉल्व। सिर्फ एक राज्यसभा ऐसी है जिसका कोई टर्म नहीं होता, ठीक है ना, वो अनडिसॉल्व रहती है हमेशा, परमानेंट हाउस है। पर प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका जो टेन्योर है ये 5 साल का रहेगा, जिस दिन से वो इलेक्ट हुए हैं उस दिन से, और वो जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे, जब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक उनके लिए कोई सक्सेसर नहीं आ जाता। 5 साल का टर्म खत्म हुआ और उसके बाद जब तक फ्रेश इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, नए प्रेसिडेंट ऑफिस में जब तक नहीं आते, तब तक 5 साल के ऊपर भी प्रेसिडेंट बैठ सकते हैं।
प्रेसिडेंट की सीट कभी भी वेकेंट नहीं रह सकती 6 महीने से ज्यादा। तो अगर कोई प्रेसिडेंट किसी भी वजह से अपनी पोजीशन पे नहीं बैठे हैं, चाहे वो बीमार पड़ गए, चाहे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया हो, कुछ भी हो, 6 महीने तक उनका टाइम पीरियड होता है कि 6 मंथ्स के अंदर नए इलेक्शंस हो जाने चाहिए। समझ गए? आगे आते हैं। जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो री इलेक्ट हो सकते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, जैसे आप यूएसए के केस में देखते हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म प्रेसिडेंट के कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो री इलेक्ट होते जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट बनते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन बना है कि कितनी बार इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, री इलेक्ट हो सकते हैं। तो आप लिखोगे इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना है अपने टर्म से पहले, तो किसको वो अपना रेजिग्नेशन पकड़ाएंगे? 5 साल से पहले वो रिजाइन करना चाहते हैं तो अपने इक्विवेलेंट पोजीशन या फिर उससे ऊपर की पोजीशन को रेजिग्नेशन देंगे। तो उनके इक्विवेलेंट तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है अगर आप पूरा वो हायरार्की देखो तो इसलिए वो अपना रेजिग्नेशन हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ताकि इनके बाद अब वही प्रेसिडेंट बनेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हो जाता। तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना ये रेजिग्नेशन देते हैं। ये शपथ किन के आगे लेते हैं? ये शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके आगे लेंगे। समझ गए? तो ओथ ही अपनी शपथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे और रेजिग्नेशन देंगे अपना वाइस प्रेसिडेंट जी को। समझ गए? देखिए लिखा है प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे उठ लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है। आर्टिकल 56 भी याद हो गया, साथ साथ रिवाइज करो। आर्टिकल 52 में बताया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 यानी 54 में बताया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 55 में मैंने बताया मैनर क्या होगा इलेक्शन का प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 56 में मैंने बता दिया आपको इनका टर्म कितना होगा, 5 साल का होगा, और जो कंडीशंस थी वो बता दी। और आर्टिकल 58 में हमने पढ़ा क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की। ये वाले जो फैक्ट्स है ना, ये याद रखने थोड़े से जरूरी हो जाते हैं क्योंकि पेपर में यहीं से सवाल बनता है। अभी हम आएंगे इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स पे, इनकी लेजिस्लेटिव पावर हम जानेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। इंपीचमेंट क्या होता है प्रेसिडेंट का? अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, यानी वो अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, अब उनका रिमूवल प्रोसीजर क्या होगा, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट। एन नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम आपके पेपरों में सवाल बना है, ये एसएससी में तो बहुत बार बना है कि भाई इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल नंबर 61, इसको छाप लीजिए अपने दिल तक में कि आर्टिकल 61 आपको याद रखना है। अब प्रेसिडेंट को आप इंपीच कौन से ग्राउंड पे कर सकते हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें लिखा है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी तरीके से हनन किया है प्रेसिडेंट ने तो उनको रिमूव किया जा सकता है। हालांकि इस डेफिनेशन को कहीं भी इलैबोरेट करके नहीं लिख रखा कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो वो वहीं की जो पार्लियामेंट जो पार्ट लेती है इनको हटाने में, वही डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ने ऐसा क्या वायलेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनका प्रोसीजर समझने के लिए पहले इनका आर्टिकल याद कर लो, फिर मजे से इनका प्रोसीजर समझते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी टर्म की एक्सपायरी से पहले इंपीचमेंट के थ्रू बाहर उनको निकाला जा सकता है, ठीक है। किस ग्राउंड पे? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं दे रखी है, डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट, जितने भी, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको कंपेयर करो। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किन्होंने किया था? तो आपके मन में आएगा यार लोकसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे इलेक्टेड मेंबर्स थे, नॉमिनेटेड इसमें थे नहीं। तो अब इनको हटाने का अधिकार भी इन्हीं लोगों को होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इंपीचमेंट प्रोसीजर में जो लोग पार्ट लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही लेते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी की पार्ट नहीं लेती है। यह बात आपको याद रखनी है। और इसमें और क्या चेंज होता है कि इसके अंदर सारे मेंबर पार्ट लेते हैं, चाहे तो वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। इसमें वो 12 मेंबर भी आ गए राज्यसभा वाले, ठीक है। तो इसमें ऐसा फंडा नहीं है, तो सब मिलके इस इंपीचमेंट प्रोसीजर का पार्ट बनेंगे। तो आपको पहले ये याद रखना है, इनको हटा कौन सकता है? पूरी पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दैट्स ऑल, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इनका इंपीचमेंट प्रोसीजर। तो जो इंपीचमेंट चार्जेस हैं, इनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, ये दोनों में से किसी भी सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों बता रहा हूं मैं ये, आप पूछेंगे यार ये बात क्यों बता रहा है, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन है ये कि ऐसे कौन से हाउस में प्रेसिडेंट के चार्जेस आप, इंपीचमेंट चार्जेस आप उठा सकते हो, कौन से हाउस में होंगे। तो पेपर में आएगा लोकसभा, राज्यसभा, नन ऑफ दीज या बोथ। तो आपका होगा ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी में भी इंपीचमेंट प्रोसीजर को आप उठा सकते हैं। अब इंपीचमेंट प्रोसीजर शुरू करने से पहले एक शर्त है, प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं है। शर्त यह है कि उस हाउस के 25% मेंबर्स यानी 1/4 मेंबर्स का इस पे हस्ताक्षर, इस पे साइन होना जरूरी है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर साइन होंगे तब आगे जाके कहानी बढ़ेगी, फिर वोटिंग होगी, फिर प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, फिर दूसरे हाउस में वोटिंग होगी, तो ये सारा क्राइटेरिया चलेगा। तो शुरुआती दौर में जिस भी हाउस में वो इंपीचमेंट प्रोसीजर शुरू हो रहा है 1/4 सपोर्ट होना तो जरूरी है। आगे क्या होगा, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चार्जेस हैं ये एक प्रॉपर एक एनवलप में प्रपोजल की फॉर्म में आते हैं, जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होनी चाहिए। अब आप कहेंगे यार ये वोटिंग हो गई, इसका मतलब उन्हें हटा दिया, नहीं, ये सिर्फ उस प्रोसीजर को चलाने के लिए है 1/4 मेंबर। अब जैसे ही वो इंपीचमेंट प्रोसीजर में 1/4 लोगों के साइन मिल गए, उसी वक्त प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले बता दिया जाएगा कि हम आपके खिलाफ एक इंपीचमेंट प्रोसीजर चलाने वाले हैं। प्रेसिडेंट को एक 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पॉलिटी में बहुत दिखेगी, 14 दिन का प्रोसीजर, मनी बिल में भी 14 दिन दिखेगा। तो 14 दिन का प्रायर नोटिस देना इनको जरूरी है, समझ गए, सिंपल है। आगे, अब उस रेजोल्यूशन पे उस हाउस के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा, जहां भी वो चार्जेस प्रकट हुए हैं, तो वहां पे वोटिंग होगी। वहां पे जितनी भी उस हाउस में मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उसके 66.66% लोगों का वोट मिलना जरूरी है उनके इंपीचमेंट के लिए। यानी इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, समझ गए। अगर उस हाउस से वो वाला इंपीचमेंट जो प्रपोजल है, जो रेजोल्यूशन है, वो पास हो गया, फिर उसे अगले हाउस में भेजने से पहले प्रेसिडेंट को चांस मिलेगा कि आप अपने आप को बचाने के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खुद को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर दूसरे हाउस में डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। अगर वहां पे भी 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया, देन ओनली प्रेसिडेंट स्टैंड्स टू बी इंपीच्ड, समझ रहे हो। तो इतना गहरा ये प्रोसीजर है, इतनी आसानी से नहीं होते प्रेसिडेंट इंपीच, आज तक नहीं हुए, समझ गए। तो इंपीचमेंट का प्रोसीजर ये है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लिखा है अगर दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया, इन्वेस्टिगेशन होगी सिलेक्ट कमेटी की, और प्रेसिडेंट उसके बाद जाके इंपीच हो जाएंगे। तो आपको इसमें इतना याद रखना है, आर्टिकल 61, ज्यादा चांसेस यही है कौन सा आर्टिकल से आता है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में आपके आ गई है। अब आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 58 और आर्टिकल 61 हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। प्रेसिडेंट के बारे में आप इतना तो जान गए हो। अब बारी आती है इनका ऑफिस वेकेंट कब होता है, खाली कब होता है, कैसी कैसी सिचुएशंस होंगी कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है, ठीक है। तो पहला तो ये कि प्रेसिडेंट ने अपना टर्म खत्म कर लिया 5 साल का, 5 साल का टर्म खत्म हुआ, प्रेसिडेंट की पोजीशन हो गई खाली। सेकंड क्या होगा, प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को। तीसरा, लोकसभा या राज्यसभा ने इंपीचमेंट चार्ज शुरू करे और उसके बाद में उनको रिमूव कर दिया गया, जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया आपको। चौथा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो बीच टर्म के अंदर 5 साल का उनका टर्म है, उसके बीच में उनकी डेथ हो गई, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनका इलेक्शन ही इनवैलिड बता दिया। तो ये कौन बता सकता है, सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया था इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होंगे तो उनको देखेगा कौन भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये 5 तरीके हैं जिससे प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो सकता है। अब आप पूछेंगे प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होगा तो उसकी जगह पे कौन बैठेगा, नया प्रेसिडेंट। पर नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होने में अगर मान लीजिए एकदम मौत हो जाती है, एकदम डेथ हो जाती है, तो ऑन द स्पॉट तो नया प्रेसिडेंट नहीं है ना उस पोजीशन को लेने के लिए। तो उस दौरान के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट वैसे होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के। तो एकदम से उन्हें वो पोजीशन से हटके प्रेसिडेंट की पोजीशन लेनी पड़ती है।
ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे और मैक्स टू मैक्स 6 महीने का टाइम पीरियड होता है इनके पास, उसी के अंदर नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन कर दिए जाएंगे। या फिर वो बीमार पड़ गए, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में रहते रहते बीमार पड़ गए, मान लीजिए वो बीमार है एक लंबे अरसे के लिए, तो तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही बैठेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करने की उसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं है, जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएंगे वापस आके बैठ जाएंगे। तो उसमें ऐसा 6 महीने का प्रावधान कुछ नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट ठीक नहीं होते जब तक वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है वाइस प्रेसिडेंट कब इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस एक्सपायरेशन ऑफ टर्म के अलावा किसी भी तरीके से वेकेंट होता है। तो अगर एक्सपायर हो गया टर्म तो पहले मैंने बताया था नया प्रेसिडेंट आ जाएगा, पर इसके अलावा जितने भी कारण हैं हर कारण की वजह से वाइस प्रेसिडेंट ही बैठेंगे उस गद्दी पे, समझ गए। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी उस वक्त मौजूद नहीं है, मान लीजिए प्रेसिडेंट की गद्दी लेने के लिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बैठे हैं, और ऐसा हुआ है पहले भी बताता हूं, तो उनको ऑफिस भी वेकेंट है, तब कौन बैठेगा, तब बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शंस जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसे कैसे ले जाने, समझ रहे हो। इसमें मैं कहूंगा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो, बस इसे पॉलिटी क्या है ना, एक प्रॉपर फॉर्मेट में पढ़नी जरूरी है। सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, पॉलिटी के काफी लेक्चर्स मैं ले चुका हूं और मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरी खत्म करवा चुका हूं इस बैच के अंदर, और ये सारी वीडियोस आपको कहां मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरल अवेयरनेस पूरी पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं रोहित सर, इंग्लिश आपको पढ़ाई जा रही है, साइंस आपको पढ़ाई जा रही है, वो सारी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगी, समझ गए। तो अब आने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा बेहतरीन एसएससी के जो लेटेस्ट 2022 2023, तो जब आपका पेपर है उससे पहले अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हो तो बहुत फायदे में रहने वाले हो, इस बात को आप निश्चिंत हो जाना। अच्छा जी, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? ऐसा इंसिडेंट पेपर में पूछ ले तो 1969 में जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती है, और जाकिर हुसैन ना देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। पेपर में क्वेश्चन आता है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं वीवी गिरी, पर वीवी गिरी कहते हैं यार मेरे को ना इलेक्शन लड़ना है प्रेसिडेंट का बगले, ठीक है, नए प्रेसिडेंट भी तो चाहिए ना, तो तब वो कहते हैं सॉरी मैं नहीं बैठ सकता, तो वीवी गिरी भी रिजाइन कर देते हैं। वीवी गिरी उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, पर वो रिजाइन कर देते हैं और वो अगले प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो कौन बैठेगा, फिर थे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम था एम हिदायतुल्ला। क्या नाम था? एम हिदायतुल्ला। जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, वीवी गिरी ने रिजाइन कर दिया और एम हिदायतुल्ला बैठ गए। ऐसा केस हुआ 1969 में, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब आते हैं अपनी मेन, अब हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली प्रेसिडेंट की कि क्या क्या चीजें थी, आर्टिकल्स पढ़ लिए 52 54, रिवाइज करते रहो 52 54 55 56 58 61। अभी मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में वो पूरी हायरार्की बन जानी चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस इसमें था, क्वालिफिकेशन इसमें थी, इंपीचमेंट 61 में था, समझ गए। अब आते हैं देख लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, हमने इतनी हाइप तो बना दी पर प्रेसिडेंट के असली फंक्शंस क्या होते हैं अब हम जानेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो ध्यान से सुनना। जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इंडियन गवर्नमेंट लेती है, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एक्शन लेता है वो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, यानी कि ही इज द रबर स्टैम्प। उनकी स्टैम्प के बिना काम नहीं हो सकता, पर उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती। आर्टिकल 74 के अंदर लिखा हुआ है ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ द एडवाइस गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, समझ गए। तो वो शैल जो वर्ड है इसका मतलब मस्ट ही समझ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेंगे उनको वो चीज करनी पड़ेगी। चलिए जी, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये एक्शन लेते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन इनके होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। कौन कौन है? बहुत सारी पोजीशंस है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को ही अपॉइंट करेंगे। अब आप कहोगे अच्छा प्राइम मिनिस्टर को तो हम चुनते हैं, भाई चुनते आप हो, अपॉइंट ये करते हैं। मतलब ये जो भी लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी है, मान लीजिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी की मैक्सिमम सीट्स है लोकसभा में, अब उस पार्टी के लीडर माना हुआ नरेंद्र मोदी जी को, तो प्रेसिडेंट उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ऐसा ही हुआ था ना, तो प्राइम मिनिस्टर वो उन्हीं को बना सकते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो। प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यानी अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक आधे केस में बना सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी पार्टी की इक्वल मेजॉरिटी है ही नहीं, कोलिशन है, गठबंधन है, ठीक है, तो ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर बना देंगे प्रेसिडेंट, पर उनको बोलेंगे अपनी मेजॉरिटी साबित करो आने वाले टाइम में, समझ गए।
तो प्राइम मिनिस्टर अभी तो बिल्कुल चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनको कौन हरा सकता है। तो द प्राइम मिनिस्टर जो है इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इन्हीं के साथ में जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है कि मेरे को काम करना है ना, मुझे ये बंदा चाहिए अपनी टीम में, मुझे रेलवे मिनिस्ट्री ये चाहिए, मुझे डिफेंस मिनिस्टर इनको बनाना है, मुझे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इनको बनाना है, मुझे एजुकेशन मिनिस्टर इनको बनाना है, तो ये टीम चाहिए ना। तो प्राइम मिनिस्टर उन लोगों के नाम जाके प्रेसिडेंट को बताएंगे कि इनको आप ये पोर्टफोलियो दे दो। तो प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को मिनिस्टर भी बना रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इनको रिकमेंड कर रहे हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 आते हैं। अटॉर्नी जनरल एक तरीके से समझ लीजिए सरकार के वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अभी अटॉर्नी जनरल कौन है। तो इनके जो ऑफिस है इनको इलेक्ट करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट इन द स्टेट। हर स्टेट के अंदर सबके सीएम होते हैं, पर सीएम के साथ साथ एक वहां पे गवर्नर भी होते हैं। तो उस गवर्नर की पोजीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर एक इलेक्टेड पोजीशन नहीं है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि आप जाइए और वहां के गवर्नर बनिए। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन से आर्टिकल में आता है भाई? आर्टिकल 148 में, ये याद रखना। तो ये दोनों पोजीशन के मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए कि कौन बैठा है अभी इस गद्दी पे, सीएजी कौन है और एजी कौन है। साथ ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे देश में टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? देश में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कराना, किसी तरह की घपलेबाजी, धांधलेबाजी या फिर किसी भी तरह की घूसखोरी ना चल रही हो उसके अंदर, तो ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होते हैं, उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी के 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करता है। साथ ही यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स को चुनते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कई बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। साथ ही जो फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल के लिए अपॉइंट करी जाती है, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए करी जाती है। बेसिकली फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि टैक्सेस को सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे इक्वली कैसे बांटे, यानी जो सेपरेशन है पैसे की सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे किस तरीके से होगी, ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पे बेस्ड होता है। तो फाइनेंस कमीशन इंडिया के ये भी प्रेसिडेंट चुन रहे हैं, यानी अपॉइंट कर रहे हैं। और साथ ही जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट में ऐसी पावर नहीं होती कि वो किसी को भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बना दे। इसके अंदर प्रॉपर कॉलेजियम ऑफ जजेस बैठता है, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम होता है। ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम इंडियन जुडिशरी पढ़ेंगे। तो इतना आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट को ही हाथ में होता अपॉइंट करना। तो ये सारी पोजीशंस आपको, ये सारी पोस्ट आपको याद रखनी है, समझ गए। ये है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मैं आपको बता रहा हूं ये लेक्चर एक बार में जरूर, इसको अगर आप गलत कर लेते हो, चीजों को समझ लेते हो, प्रेसिडेंट के टॉपिक के बाद आपको, प्रेसिडेंट के टॉपिक के अंदर आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा चुका हूं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट जाके जरूर देखिएगा। चलिए अब हम जानेंगे प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं, जो कानून बनने की जो हमारी इंपॉर्टेंट बॉडी है, पार्लियामेंट जो है। पार्लियामेंट के रिगार्डिंग क्या पावर होती है प्रेसिडेंट की? पार्लियामेंट में 2 हाउसेज आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपसे पूछेगा कि भाई पार्लियामेंट के किस किस चीजों से बन के मिला है, ठीक है, किस किस चीजों से बना है पार्लियामेंट। ऑप्शन देगा ए लोकसभा, बी लोकसभा एंड राज्यसभा, सी प्रेसिडेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। प्रेसिडेंट भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। भले ही वो लोकसभा के मेंबर नहीं है, भले ही वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, पर प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट अधूरी है। पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है? कानून बनाना काम होता है ना पार्लियामेंट का। तो वो कानून बन के एंड में जाएगा किसके पास? वो जो बिल है वो तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट के साइन उस पे ना हो जाए। जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन होंगे वो कानून बन जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए कहा जाता है प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। और वो क्या क्या पावर्स एंजॉय करता है इसमें, अभी देख लेते हैं। हर हाउस के
जो सेशन पूरे साल में कुल मिला के 3 सेशन होते हैं, ठीक है, बजट सेशन हो गया, मॉनसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया। अब ये जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन का होता है, ये 2-3 महीने की मीटिंग होती है, पूरी रोज वर्किंग चलती है पार्लियामेंट की, आप न्यूज चैनल्स पे देखते होंगे। तो उस सेशन को बुलाने का काम, उसको बोलते हैं समन। क्या बोलते हैं? समन। और उस सेशन का काम अब खत्म हो गया। अब जिस मकसद के लिए वो सेशन बैठा था, 2-3 महीने कार्रवाई चली, बजट सब कुछ हो गया, तो उसको बोलते हैं सेशन को बंद करना, यानी प्रोर्यूग करना। क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन, प्रोर्यूग करना। समझ गए? तो एक सेशन का शुरुआत करना और उस सेशन को खत्म करना पार्लियामेंट का, यह आता है आपके आर्टिकल नंबर 85 के अंदर। इसके अंदर डिसॉल्विंग भी आता है कि डिसॉल्विंग क्या होता है, पर समन और प्रोर्यूग अब आप समझ गए होंगे सेशन को क्या बोलते हैं। तो यह काम होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट समन करता है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। जरूरी नहीं है साल में 3 ही सेशन हो, मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है। तो मिनिमम टू मिनिमम 2 सेशन तो साल में हो ही जाएंगे। तो ट्वाइस अ ईयर मिनिमम लिखा है ना, सेशन को वाइंड अप भी करवाएंगे और प्रोर्यूग भी कराएंगे, मतलब समन भी कराएंगे और प्रोर्यूग भी कराएंगे। और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लोकसभा का डिसॉल्वेशन कब होता है, डिसोल्यूशन कब होता है, इसके देखिए ये चीजें ना मैं चाहूं तो आपको फटाफट पढ़ा दूं, पर अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है पॉलिटी में तो आप पॉइंट कहीं मिस आउट मत कर जाना। इसलिए मेरा मकसद है कि आपको एक एक चीज बताऊं। अब 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट हाउस है, चलता ही रहेगा। पर लोकसभा के अंदर आपके इलेक्ट किए हुए मेंबर है, कल को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, सरकार पे कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा, अंदर की मेंबर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, या मनी बिल डिफीट हो गया, कोई सरकारी बिल डिफीट हो गया, इसका मतलब सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है। या फिर लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल के लिए सरकार इलेक्ट होते हैं, खत्म हो गया। अब ऐसे केस में लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है और सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो ये डिसोल्यूशन की पावर भी आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। समझ गए? तो ये आपको समझना होगा पार्लियामेंट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होगा, प्रेसिडेंट कई बार ज्वाइंट सिटिंग भी बनाता है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का मतलब, ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 108 में आता है ज्वाइंट सिटिंग। एक बिल है, ठीक है, वो लोकसभा में उठा, लोकसभा से पास हो गया, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूं, फिर वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में पास ही नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा उनको, तो प्रेसिडेंट कहेगा यार ये तो डेडलॉक लग गया। अब इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है जॉइंट सिटिंग, यानी दोनों हाउसेस को एक बार साथ में बिठा देते हैं और फिर बिल को पास करवा देंगे। तो ये काम प्रेसिडेंट करता है जॉइंट सिटिंग बिठाने का। इसको कंफ्यूज मत करना इस बात से कि जॉइंट सिटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, वो प्रेसिडेंट नहीं होता है, वो स्पीकर होता है लोकसभा का। तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो जॉइंट सिटिंग में बैठेगा, पर जॉइंट सिटिंग को बुलाएगा कौन? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक पावर हो गई। पहली पावर समन, प्रोर्यूग, डिसॉल्व। दूसरी पावर जॉइंट सिटिंग बुलाने की पावर। तीसरी पावर, ही में एड्रेस ईदर हाउस सेपरेटली और बोथ द हाउसेज जॉइंटली, मतलब जो एड्रेस करता है, मतलब कि जो उनका स्टार्टिंग स्पीच आप देखोगे हर सेशन से पहले प्रेसिडेंट की, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, हर सेशन जो साल का पहला सेशन होता है बजट सेशन, उसमें आप प्रेसिडेंट की स्पीच देखते हो, या फिर जनरल इलेक्शन के बाद में प्रेसिडेंट की एक एड्रेसिंग स्पीच देखते हो, ठीक है, जिसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स वगैरह वो सारी चीजें होती है। तो एक एड्रेस देता है प्रेसिडेंट, तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। देख रहे हो प्रेसिडेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर। कौन कौन से 12 मेंबर? जिनको की अलग अलग फील्ड में स्पेशल नॉलेज हो या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। किस किस में? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या सोशल सर्विस में। ऐसे 12 मेंबर राज्यसभा में प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं और उनके इंपीचमेंट में पार्ट लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। समझ गए? तो ये कहानी मैंने आपको बता दी। 12 मेंबर राज्यसभा के जो थे वो नॉमिनेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद में पहले क्या होता था, लोकसभा में 2 मेंबर्स, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को अपनी मर्जी से नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट लोकसभा में, और एक करते थे जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें। तो अब ये वाला प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। कब हटाया गया, ये आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जनवरी 2020 में हटाया गया। तो पहले रिजर्व करके रखनी पड़ती थी सीट, इसे अबॉलिश कर दिया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 104
याद रखेंगे 2019 में अमेंडमेंट आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ही मेक्स डिसीजंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब जो एमपीज हैं, एमपीज चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, उनके लिए ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं। जैसे वो अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, वो दिवालिये नहीं होने चाहिए, वो पागल नहीं होने चाहिए, तो और किसी तरह की बदतमीजी ना करे। तो ये पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का एक चार्ट है। तो ये कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है उन मेंबर्स को? तो ये पावर ना प्रेसिडेंट के पास होती है। पर प्रेसिडेंट को उन एमपीज को हटाने के लिए एक बार इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट जरूर करना पड़ेगा कि किसी वजह से इलेक्शन कमीशन बताएगी कि इनके जो वोटिंग हुई थी या जिसमें भी कुछ भी घपला कर सकते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो भी चार्जेस हैं वो प्रेसिडेंट देखेगा और प्रेसिडेंट उनको हटाएगा इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद में। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें एक बार ना फटाफट, मुझे लग रहा है कि चीजें दिमाग में थोड़ी सी ज्यादा आपके चली गई, फटाफट से एक रिवीजन देते हैं इस वाले पार्ट को। पहला तो कि ये क्या करते हैं, बिल को साइन करेंगे तो ही बिल एक्ट बनेगा। दूसरा, प्रेसिडेंट प्रोर्यूग, समन और डिसॉल्व। समन मतलब सेशन को बुलाना, प्रोर्यूग मतलब सेशन को एंड करना, और डिसॉल्व मतलब पूरा का पूरा टर्म ही एक्सपायर कर देना। और ये किसका हो सकता है? सिर्फ लोकसभा का हो सकता है। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अगर किसी बिल पे डेडलॉक लग गया तो ज्वाइंट सिटिंग बुला लेगा आर्टिकल 108 का यूज करके प्रेसिडेंट। तो उसके बाद में जो एड्रेस करना होता है सेशन के स्टार्टिंग के अंदर, प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हैं, तो वो काम भी प्रेसिडेंट का है। उसके बाद में 12 मेंबर नॉमिनेट कर रहे हैं राज्यसभा में और 2 मेंबर किया करते थे। ठीक है, तो ये करते थे, वो हटा कब? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सिंपल है। और अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है पार्लियामेंट के, तो वो कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के बाद। आगे बढ़ाते हैं। हर बिल पार्लियामेंट का पास होता है तो उसे प्रेसिडेंट का साइन, एसेंट का मतलब होता है सिग्नेचर, वो मिलना जरूरी है बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट, जब तक कि वो कानून नहीं बन जाता। इसके बिना वो कानून बन ही नहीं सकता। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 123 123। ये क्या कहता है? देश के अंदर कानून कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रही है। पर पार्लियामेंट उस वक्त सेशन में नहीं बैठी है, मतलब उसकी वर्किंग नहीं चल रही है। उस टाइम पे कोई कानून बनाना, सरकार कह रही है कि नहीं 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 ये वाला कानून हमें बनाना है। हुआ है ऐसा, पीछे प्रोटेस्ट हुए हैं उसके पीछे, मैं नाम नहीं लूंगा उस कानून का, पर ऐसा करना है तो किसके थ्रू कर सकता है? ये कर सकता है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू। एक ऑर्डिनेंस लाएगा। ऑर्डिनेंस का काम वही होता है जो एक कानून का होता है, उसकी वैलिडिटी वही होती है जो एक लॉ की होती है। तो उस वक्त जब वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकता, ना वो लोकसभा से पास हो सकता है ना राज्यसभा से। क्यों? क्योंकि वो बैठी ही नहीं है। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एक ऑर्डिनेंस इशू कर देगा सरकार के कहने पे, और इस ऑर्डिनेंस को कहते हैं, आर्टिकल नंबर 123 में आता है। अब ये ऑर्डिनेंस कब तक काम करेगा? तो ये ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ होती है 6 महीना, 6 मंथ। इस टाइम के अंदर अंदर पार्लियामेंट की सिटिंग हो जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा इस ऑर्डिनेंस को लॉ बनाना है या नहीं बनाना है। पार्लियामेंट की रीअसेंबली से 6 वीक तक अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, 6 महीने के बाद रीअसेंबली हो गई, मतलब सब पार्लियामेंट मिल गई, और उसके बाद भी 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, वो कानून का काम नहीं करेगा। उसका पास होना जरूरी है जब नया सेशन बैठेगा। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। अब मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? सीएजी को अपॉइंट कर रहा है, यूपीएससी को अपॉइंट कर रहा है, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रहा है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर रहा है। तो ये सब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं प्रेसिडेंट को, सीएजी करता है। ठीक है, सीएजी का काम क्या होता है? जितने भी सरकार अगर कोई भी फ्रॉड करती है, यानी उसका काम होता है सरकार के अकाउंट्स को ऑडिट करना, प्रॉपरली चेक करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो पता लगता है कि इन्होंने यहां पे घपला किया है, सीएजी की रिपोर्ट लेता है। ठीक है, यूपीएससी की रिपोर्ट उनके पास आती है, फाइनेंस कमीशन की आती है, और इन सबकी रिपोर्ट्स जब आती है, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट्स उठा के पार्लियामेंट में रख देता है, फिर उस पर डिस्कशन होगा। समझ गए? तो अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे जुड़े हुए हैं और वो लेक्चर को देख रहे हैं। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है आपने, ये काम मैं आपको देता हूं। समझ गए? चलिए, अब हमने पढ़ ली एग्जीक्यूटिव पर, बस थोड़ा सा रह गया लेक्चर। आप देखिए इतने टाइम के अंदर हमने कितनी सारी चीजें खत्म कर ली। इसके पीछे क्या कारण है कि हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। आप लोगों का टाइम बहुत जरूरी है, एग्जाम आपके सर पे है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, रोज शाम को 6 बजे
मेरा नाम समृद्ध श्रीवास्तव है। मैं आपको जनरल अवेयरनेस कराता हूँ। सारे टॉपिक शाम को 6 बजे मैं आपको करवाता हूँ। तो 6 से लेकर 7 के बीच में आधे पौने घंटे की क्लास रहती है। उसके बाद में फिर बाकी टीचर्स की, साइंस वाले सर हैं, रीजनिंग सर हैं, इंग्लिश सर हैं, तो वो आपको बताएंगे। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। अभी पढ़ते हैं जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर हो गई याद, लेजिस्लेटिव पावर हो गई याद। जुडिशियल पावर क्या कहती है? जुडिशियल पावर का मतलब है प्रेसिडेंट के पास में कुछ जुडिशरी से रिलेटेड भी पावर है। आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, क्या क्या है वो जरा बताइए। तो प्रेसिडेंट जो है जैसे अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को, अदर मिनिस्टर्स को, यूपीएससी के मेंबर को, इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसी तरीके से वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, या हाई कोर्ट के जो अन्य जजेस हैं उनको। इनके पीछे कंसल्टेशन होती है इनको अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम ऑफ जजेस की। तो वो बताते हैं, प्रेसिडेंट को नाम देते हैं कि इनको आप आगे कीजिए। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट की एक पावर होती है जो आती है आर्टिकल नंबर 143 में, जिसको कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। कभी प्रेसिडेंट को कोई लीगल एडवाइस लेनी है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा बड़े मजे से कि सुप्रीम कोर्ट मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए। अब वो एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस से रिलेटेड या किसी चीज से लीगल एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, किसी लॉ से रिलेटेड एडवाइस लेनी है प्रेसिडेंट को, क्या ये कानून आया है, क्या ये मैं पास करूं ना करूं, इसके क्या लीगल क्राइटेरिया हो सकते हैं, या इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें प्रेसिडेंट जब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस कर सकता है। और ये वाली पावर उसको आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस दे सकता है, पर वो एडवाइस माने ना माने ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट मानता ही है एडवाइस, तो ये एडवाइस लेने की पावर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट की होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पावर जुडिशियल पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती है और सबसे ज्यादा यूज होती है, वो होती है पार्डनिंग पावर। किसी की सजा को माफ करना है, या किसी की सजा को जो इतना लंबा टाइम पीरियड है उसको उठा के कम करना है, या उसका नेचर ऑफ जो पनिशमेंट है उसको चेंज करना है, या फिर किसी की फांसी की सजा भी माफ करवानी है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है आर्टिकल नंबर 72 के अंदर। आर्टिकल 72 याद रखना, भूलना नहीं है, समझ गए। और प्रेसिडेंट के पास में और क्या पावर होती है इसके अलावा? पार्डन की पावर तो होती है, साथ ही अगर किसी का डेथ सेंटेंस है उसको भी माफ कर सकता है, साथ ही अगर कोर्ट मार्शल है, मिलिट्री कोर्ट से कोई सजा है तो उसको भी माफ कर सकता है प्रेसिडेंट। और यही पार्डनिंग पावर आपको गवर्नर के पास भी देखने को मिलेगी, पर वो उतनी ही सीमित होती है जितने स्टेट लॉज होते हैं, उतनी ही सीमित होती है। ना वो तो गवर्नर कोर्ट मार्शल के केसेस को माफ कर सकता, ना ही वो कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस को पास कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है किसी की डेथ सेंटेंस को माफ करने की, आर्टिकल नंबर 72। अब आते हैं प्रेसिडेंट की सबसे दिलचस्प पावर पे, जहां उसकी एक्चुअल पावर दिखती है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो पावर्स क्या है? सबसे लास्ट पावर है और उसके बाद आपका टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। बस इसको ध्यान से समझना। ये जो बीच बीच में मैंने आपको आर्टिकल्स बताए हैं ना, ये भी माइंड में रखने हैं। और इसका पूरा पीडीएफ अगर आप लेक्चर से जुड़ते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी। बात कर लेते हैं वीटो पावर की। वैसे अब आपको टॉपिक इतना तो समझ में आ गया कि एक बार आप रीड भी करोगे ना किसी भी बुक से, दिमाग में बैठ जाएगा। वीटो पावर, वीटो पावर किसके ऊपर होती है? वीटो पावर होती है बिल्स के ऊपर। लोकसभा राज्यसभा का काम है कानून बनाना, बिल बना के वो प्रेसिडेंट के सामने पेश करेगी। प्रेसिडेंट के हाथ में अब जो जो चॉइसेस होती हैं, या तो वो बिल पे साइन कर देंगे, ये पावर होती है। दूसरा, वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी पावर होती है। वो उस बिल को वापस से पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं कि भाई ये बिल के अंदर ये चीजें मुझे पसंद नहीं आई, दोबारा से इसको रिव्यू करो, या फिर मैं कुछ चेंजेस बता रहा हूं उन चेंजेस को करो। तो ये पावर होती है, समझ गए। या फिर वो अपना एसेंट, बिल को साइन देना रोक सकते हैं, अपनी पॉकेट में डाल लेंगे उसको, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। तो ये पावर होती है। तो ये वाली जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की किसी भी बिल से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। और ये जो वीटो पावर है, आपसे पूछ ले कौन से आर्टिकल में आती है, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल नंबर 111। इसे नहीं भूलना है। ऑर्डिनेंस अभी बताया था आर्टिकल नंबर 123, पार्डनिंग पावर आर्टिकल नंबर 72 और वीटो पावर आर्टिकल नंबर 111। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास में जो भी चॉइसेस है उसे वीटो पावर कहते हैं, और वीटो पावर आर्टिकल 111 में आती है।
अब हम देखते हैं उसके पास में एक्चुअल चॉइसेस क्या होती हैं। अगर तो बिल उसके पास आया, प्रेसिडेंट के पास, लोकसभा राज्यसभा से सब हंकी डोरी हो गया, पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उनके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया, एसेंट कर दिया, तो बात ही खत्म हो गई। एक तो ये पावर है, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा केस क्या होता है, एक उनके पास होती है एब्सोल्यूट वीटो। क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट आप उठाइए, इसको समझिए। एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूटली बिल को ही रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिल को। वो कह रहे मेरे से, मैं नहीं करूंगा इसके ऊपर साइन, पर ऐसा हर केस में वो नहीं कर सकते। पहले देख लीजिए एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है। अगर प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो को यूज करा, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है वीटो पावर समझने में, ध्यान से सुन लोगे, आज के बाद नहीं आएगा। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या कर रहा है प्रेसिडेंट? एब्सोल्यूट वीटो कब एक्सरसाइज करता है? इसके बाद अब बिल नेवर सीज द डे ऑफ द लाइट, यानी बिल कभी भी एक्ट नहीं बनेगा, और जो बिल है वो खत्म हो जाता है, भले ही वो पार्लियामेंट से पास हो जाए, और कभी भी एक्ट नहीं बनता। अब प्रेसिडेंट ऐसा केस ना किसी भी सरकार के साथ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट बड़ी पावरफुल होती है। तो पार्लियामेंट में भी जो बिल उठते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पब्लिक बिल। पब्लिक बिल वो होता है जो गवर्नमेंट को कोई मिनिस्टर उस बिल को ला रहा है, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट का बिल है, वो गवर्नमेंट बिल है। ऐसे बिल में प्रेसिडेंट की बस की नहीं है, वो एब्सोल्यूट वीटो को यूज नहीं करते, ना वो कर सकते। जब कोई भी प्राइवेट मेंबर का बिल होता है ना, कोई भी मेंबर है, बेशक वो सरकार का मेंबर नहीं है, सरकार का मिनिस्टर नहीं है, और किसी ऑपोजिशन पार्टी का, उसने कोई बिल लाया, ऑर्डिनरी बिल, वो पास हो गया लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा, वो एब्सोल्यूट वीटो लगा देंगे। तो ये ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल में होता है। आप समझ गए होंगे प्राइवेट मेंबर बिल की बात, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया था, ठीक है, परंतु जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। अब बिल जो है प्रेसिडेंट के पास है, बिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और नई सरकार आके बैठ गई, उसी ने रिजेक्ट करवा दिया कि नहीं हमें बिल नहीं चाहिए, तब भी एब्सोल्यूट वीटो माना जाएगा। समझ गए? तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीजें हो सकती है, पर आज के बाद आपको तंग नहीं करेगी। एब्सोल्यूट वीटो पूरी तरीके से बिल खारिज कब कर सकता है प्रेसिडेंट? या तो वो प्राइवेट मेंबर बिल हो, या फिर सरकार उस वक्त रिजाइन करके चलेगी और बिल अभी पेंडिंग पड़ा हो। समझ गए? अब बात करते हैं आसान, सस्पेंसिव वीटो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है सस्पेंसिव वीटो, और एक होती है पॉकेट वीटो। इसके अलावा एक क्वालिफाइड वीटो होती है, पर वो यहां के प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होती है। समझते हैं सस्पेंसिव वीटो को। लोकसभा से बिल पास, राज्यसभा से बिल पास, बिल पहुंचा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने बोला ना मुझे बिल नहीं समझ में आ रहा, एक काम करो इसे ना रिकंसीडर कर लो, देख लो एक बार कि क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। यानी बिल आने के पास उसने साइन नहीं करे, उसने बिल उठा के दोबारा से पार्लियामेंट में पटक दिया। अब पार्लियामेंट, अब ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट में वो बिल वापस आ गया। अब पार्लियामेंट को थोड़ी तो शर्म आएगी ना यार, प्रेसिडेंट ने इतनी बड़ी बात बोली है, तो ज्यादातर वो चेंजेस कर देते हैं उस बिल में, और फिर प्रेसिडेंट उन पे साइन कर देते हैं। परंतु अगर पार्लियामेंट एकदम ढीठ हो जाए और वो कहे कि नहीं हम प्रेसिडेंट की बात नहीं सुन रहे, बिल आया है हमारे पास, ठीक है, पर हम इस बिल को ऐसे का ऐसा दोबारा दे रहे हैं प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास में कोई चॉइस नहीं है, प्रेसिडेंट ना उस बिल को वापस कर सकता, ना कोई और वीटो लगा सकता, अब उसे उस बिल पर साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है बिल को वापस से पार्लियामेंट के पास भेजने की, इसी को कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। समझ गए? ये आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट अपनी सस्पेंसिव वीटो कब यूज करता है, जब वो किसी बिल को वापस से पार्लियामेंट पे दे देता है कि आप रिकंसीडर कीजिए। ठीक है, पार्लियामेंट अगर उस बिल को वापस से विद और विदाउट अमेंडमेंट इंडियन प्रेसिडेंट को वापस दे देती है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं है, उसे बिल को अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, वीटो पावर अब कोई नहीं लगा सकते, और अब ये चीज कर सकते हैं। पर प्रेसिडेंट इस तरह की पावर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर ये ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, तो उसके लिए जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। एक होते हैं मनी बिल्स, मनी बिल होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, जो कि कंटिजेंसी, जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। समझ गए? तो जो मनी बिल होता है, मनी बिल में प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनी बिल, जिन बच्चों को पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, मनी बिल को पास करने से पहले, मनी बिल को पास पार्लियामेंट में शो करने से पहले ही प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली जाती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट पहले ही कर लिया जाता है, इसलिए सस्पेंसिव वीटो की बात नहीं बनती। सस्पेंसिव वीटो आ गया समझ में?
चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको पॉकेट वीटो के बारे में। और ये सारी वीटो कौन से आर्टिकल में आ रही है? आर्टिकल नंबर 111। यहां तक देख लिया लेक्चर्स तो मुबारक हो, टॉपिक आपने खत्म कर लिया है, बस ये लास्ट है, ठीक है। तो इतना और सुन लो पॉकेट वीटो में क्या होता है। पॉकेट वीटो का मतलब कि उसने बिल को उठाया और ऐसे ना पॉकेट में डाल लिया प्रेसिडेंट ने, और वो कह रहा है मेरे पास नहीं है। सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं बिल के ऊपर। बिल आया, साइन वो कर ही नहीं रहे हैं, वो शांत बैठे हुए हैं, वो आजकल कर रहे हैं करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट कितने लंबे समय तक किसी बिल को साइन ना करे बिना कोई एक्शन लिए। तो प्रेसिडेंट तो कई बार यूज कर सकते हैं इसको, और ऐसा किया भी उन्होंने। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था पोस्ट ऑफिस बिल के अंदर कि यानी कि बिल पे कोई एक्शन ही मत लो, यानी उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया और उसको भूल गए। अब वेट कर रहे हैं कब सरकार चेंज होगी, कब सरकार चेंज होगी, रे बिल रद्द हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बेहतरीन पावर है प्रेसिडेंट के पास कि उनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो जब तक चाहे तब तक अपनी पॉकेट में वो बिल रख सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट अमेरिकन प्रेसिडेंट से बड़ी होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इंडियन प्रेसिडेंट है ना, वो बिल को इनडेफिनेट पीरियड के लिए अपने पास रख सकते हैं पेंडिंग, जबकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके पास लाइबिलिटी होती है, वो 10 दिन के अंदर 10 डेज के अंदर उनको बिल को पास करना पड़ेगा या कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो इंडियन प्रेसिडेंट हो गया ना ऊपर, समझे? तो ये मैंने आसान भाषा में आपको बता दिया। जब बिल को पेंडिंग रखा जाए प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ना तो वो बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना वो बिल को रिटर्न कर रहे हैं, यानी ना तो वो एब्सोल्यूट वीटो यूज कर रहे हैं, ना वो सस्पेंसिव वीटो यूज कर रहे हैं, और ना ही बिल को साइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो पॉकेट वीटो का यूज कर रहे हैं, समझे? और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई टाइम लिमिट दे ही नहीं रखी कि कब तक के लिए प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया। पेपर में और आपको थोड़ा कुरेदेगा तो पूछ लेगा क्या पॉकेट वीटो का प्रेसिडेंट ने कभी यूज किया है? बिल्कुल किया है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह देश के प्रेसिडेंट थे। ये राजीव गांधी का टाइम पीरियड था, और उस टाइम पे इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पास हुआ था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो ये प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके खिलाफ ये बिल लग रहा था। और उस वक्त ज्ञानी जैल सिंह ने वेट किया, उस बिल को पॉकेट में रखा और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो बिल कभी एक्ट नहीं बना। कैसा लगा आप सबको ये लेक्चर? अगर लेक्चर अच्छा लगा, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और फटाफट से सुन लीजिए। हम ये अभिनंदन बैच आपके लिए चला रहे हैं। मैंने पूरी क्लास में इसलिए डिस्कस नहीं किया कि आपका फ्लो ना टूटे। अब आए हो तो एक बार सुन लो, आपके मतलब की बात है। मैं आपको पूरा जनरल अवेयरनेस कराता हूं, हिस्ट्री में करा चुका हूं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, बीच में स्टैटिक जीके के 1-2 टॉपिक्स कराए थे, इंडियन पॉलिटी अभी आपका चल रहा है, और आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर उसके बाद में स्टैटिक जीके पे हम मूव करेंगे। ये कहानी है। और रोज शाम को 6 बजे से लेक्चर शुरू हो जाते हैं, 6 PM से, और आप इसे कभी भी देख सकते हो। एसएससी सीजीएल 2023 का वैसे हमारा टारगेट है, पर आप किसी भी एग्जाम के लिए इस लेक्चर सीरीज को यूज कर सकते हो। हमारा टारगेट है 79 डेज, 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, इतने टाइम में आपका कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा। ये है आपके इस लेक्चर कोर्स की पूरी टीम। ये है रोहित सर, इनका लेक्चर रात को 9 बजे आता है, जो कि आपको रीजनिंग पूरा करवाएंगे। ये है आपके कपिल सर, ये आपको इंग्लिश बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, और इनका लेक्चर रात को 8 बजे आता है। साथ ही ये हैं आपके साइंस वाले अभिषेक सर, जो आपका लेक्चर लेते हैं 7 बजे, इनका लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये हूं मैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, 6 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा। सारे लेक्चर्स का एक्सेस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा अभिनंदन बैच, जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस का पूरी प्लेलिस्ट बाय समृत सर। समझ गए? चलिए जी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल शायद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, और लेक्चर आपने एंजॉय किया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।